नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुषमा चैतानी आप सब लोगों के सामने आज यात्रा व्रत एक पढ़ने जा रही हूँ, जिसे कि हरीश वासवानी जी ने लिखा है, जिसका का टाइटल है रेत के आकाश में धरती की खोज। रेत के आकाश में धरती की खोज। पिछली बार अलविदा कहते खावड़ा के जवानों ने हमें खावड़ा की प्रसिद्ध मैसूर मिठाई दी थी। पैकेट खोलते ही असली घी की खुशबू एक नन्ही परी की तरह दौड़ती हुई मुझसे आकर लिपट गई और मेरी नाक चूमने लगी। घी खुद कागज के आर पार देख रहा था कि ये अपरिचित व्यक्ति कौन है। मिठाई की खुशबू तो शायद शर्मा रही है, उसे उंगलियों के स्पर्श का इंतजार था। मिठाई खाने के बाद मैं काफी समय तक कागज फेंक नहीं सका था। उस पर कुछ तैलीय लकीरें छप गई थी। हर लकीर खुशबू की सलाई सी थी। तब से मेरे मन में खावड़ा की ये तस्वीर बन गई है। खावड़ा एक चिकनी सप्लाई है जिस पर खुशबू का सुरमा चढ़ा हुआ है। इस बार जब हमने गांव में प्रवेश किया तो धूप का स्विच उसी तरह ऑन था। रास्ते भी वैसे ही होंगे, पर उनकी चिकनाई गायब थी। किसी ने मेसू खाकर लापरवाही से कागज यहाँ वहां फेंक दिया था। सारी चिकनाई पर मिट्टी थम गई थी। जो चीज एकदम गायब थी वह थी खुशबू। मन हुआ कि कागज उठाकर इतना झटक दूं कि मिट्टी की मक्खियां उड़ जाएं और दबी हुई खुशबू बाहर निकल आए। गांव की चाल ऐसी उलझी हुई थी मानो शतरंज के खिलाड़ियों को पता ही नहीं चल रहा हो कि कौन सी चाल चले। 2-3 खुली अधखुली दुकानों के आगे एक तिराहा था। गांव का चौक यही था। एक बंद दुकान के छपरे के नीचे एक नौजवान भाव शून्य चेहरा ट्रांजिस्टर लिए बैठा था। मैं फिर चौंक गया। इस वक्त ये गीत? पास जाकर पूछा, कौन सा स्टेशन है? नौजवान की भाव शून्यता में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। चिढ़कर बोला, हैदराबाद। मैं फिर चौंका। कौन सा हैदराबाद? फिर मुझे अपने ही सवाल पर शर्मिंदगी हुई। कुछ ध्यान देने पर रेडियो से आती आवाज पहचान जाता हूँ। मोहम्मद इब्राहिम रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से सिंधी गीत गा रहे थे। मैं जानता था कि मोहम्मद इब्राहिम मूल रूप से कच्छ के निवासी थे। एक बार जब वे पाकिस्तान से अपने वतन घूमने आए तो एक दिन गांधी धाम में मेरे मेहमान बने थे। बातों बातों में उन्होंने बताया था कि कच्छी भाषा होने के कारण उन्हें सिंधी गीत गाने में दिक्कत नहीं होती है। रेडियो पाकिस्तान की एडिशनल कमेटी को भी उनके सिंधी उच्चारणों में कोई खामी नहीं दिखाई दी थी। आज सरहद के उस पार के कच्छी व्यक्ति को सरहद के इस पार का कच्छी व्यक्ति निर्लिप्त भाव से सुन रहा था, और निर्लिप्त न रह सकने वाला व्यक्ति पूछ बैठता है, कौन सा हैदराबाद? जिंदगी में किसी से राह तो खो जाती है, उसी से ही तो जो रास्ते अच्छे से पहचानता है। हम वास्तव में रास्ता भूल गए थे। खावड़ा जैसे छोटे स्टेशन में हमारे लिए एक मुसलमान की दुकान खोजना मुश्किल हो रहा था। एक व्यक्ति एक राहगीर को पुकार कर रोकता है, भाई। अचानक मेरे जहन में कई साज बज उठते हैं। भाई खून का रिश्ता दर्शाता अपनी भाषा का ये शब्द मेरे खून में एक चक्रवत उठा देते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे संबोधनों द्वारा कभी कभी चमत्कार हो जाता है। इसलिए नहीं कि सामने वाले से हमारा कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, बल्कि इसलिए कि हमारे अचेतन में कोई साज रखा हुआ होता है जो वैसे ही सुप्त अवस्था में होता है। पर ऐसे संबोधनों से उनकी आंख खुल जाती है। अंदर ही एक आर्द्रता, बाहर की शुष्कता का एक मिक्सचर गटक कर मैं खत्री की दुकान पर पहुंच गया। खत्रियों की दुकानों का एक विशेष माहौल होता है। हंसते बोलते कुछ रंग होते हैं जो वस्त्रों में समाकर एक विशेष महक में बदल जाते हैं। आज भी महक तो थी, पर रंगों की हंसी गायब थी। चुप चुप से लगे शायद अपने मालिकों की पीड़ा समझ पा रहे थे। मैंने खत्रियों से बातचीत की। वे भी रंगों की तरह उदास नजर आए। अब तक सब्र किए हुए थे, पहले की तरह वे अब सरहद पार नहीं कर सकते थे।
छप्पनिया 1956 से कहते हैं। छप्पनिया के अकाल की बात निकली। मान लीजिए कि आड़ लेकर मैं उनसे सवाल पूछे और उनके लिए जवाबों के दरवाजे निहायत संकरे कर दिए। मान लीजिए अगले साल भी बरसात नहीं होती, तब आप क्या करेंगे? कच्छ छोड़कर चले जाएंगे? कहाँ? अब ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। न जाने कहाँ से मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा लगने का एहसास होता है। भाषा की अर्थ शक्ति को समझने का मेरा सारा अहंकार दीमक खाई हुई लकड़ी के बुरादे जैसा होकर बाहर आ गिरा। अरे सिंध अब तक तो इसके लिए सिर्फ ऊपर है और हिंद अब तक नीचे। पाकिस्तान का नाम उन्होंने सुना है या नहीं? इनके लिए धरती का दूसरा नाम शायद घर है। गोया आवश्यकता होने पर भी या किसी मुश्किल समय में ये सिर्फ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की वर्जिश करना ही जानते हैं। जरूर वे स्वयं से ही पूछते होंगे कि ऐसे अवसरों पर अपने ही घर में ऊपर या नीचे जाने से उन्हें क्यों रोका जाता है? क्यों क्यों क्यों? वे क्या बच्चे हैं कि उन्हें किसी आत्मा का डर दिखाकर ऊपर जाने से रोका जाता है? खत्रियों के मन में उठने वाले सवालों का विचार करते मैं पसीने पसीने हो जाता हूँ। पसीना पहुँचते पहुँचते मेरे मुंह से निकल जाता है पानी। फिर अपनी गलती पर गहरा अफसोस होता है। अकाल की हालत में मैंने मांगा भी तो क्या? पानी। मैंने उनका पानी पिया और फिर पानी भी जो चाय में उन्होंने डाला था। खत्रियों की दुकान के पास ही किसी मस्जिद में कोई मौलवी साहब बच्चों को अलिफ बे सिखा रहे थे। मेरे सामने सिंधी स्कूलों का दृश्य आवाजी करके पर खत्रियों के किसी खड्डे की मानिद उड़ने लगा। हमारे उस्ताद भी इसी तरह तरन्नुम में हमें पढ़ाते थे। सिंध छोड़ते समय मैं लुकमान में तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तीसरी कक्षा वाले सिंधी साइंस शिक्षक रहम दिल थे। आश्चर्य उन्हीं का चेहरा याद नहीं आ रहा। सलवार कमीज पहने हुए व्यक्ति तक ख्यालों में बिल्कुल है, पर याद धड़ से ऊपर उठती ही नहीं। इंसानी मन का माया जाल भी अजीब है। आज उससे मिलती जुलती एक आवाज अचेतन के भीतर मानो खुदाई का काम कर जाती है और एक टीले के नीचे दबे उस चेहरे को ढूंढ निकालती है। मेरे मन में पहले से उपस्थित धड़ का उस्ताद में जान आ जाती है और फिर बाबू भाई मिस्त्री की मिथोलॉजिकल फिल्म की तरह मुझे मेरे उस्ताद साईं के दर्शन हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। दूर से आने वाला कोई भी व्यक्ति खावड़ा पहुंचकर महसूस करता है कि वह सरहद पर पहुंच गया है। सरहद शब्द का अपना रोमांस है। भले ही अकाल इन रोमांस को एक वियोग में बदल देता है। अकाल माँ की सूख गई छातियों का होता है, जिसका एक तरफ इस पार रह जाता है और दूसरा तरफ उस पार पहुंच जाता है। उस बच्चे की हालत कैसी होगी जिसे दूध पीने के लिए छाती का एक ही हिस्सा नसीब हो। मैं एक आध व्यक्ति से हालचाल लेते हुए हुज्जत दिखाता हूँ। इस बातचीत में मेरे कुछ सवाल इस तरह छिपे हुए हैं जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी। जो जानकारी मिलती है, मेरे भीतर का कैमरा उसकी तस्वीरें खींचे लेता चलता है। क्लिक। सरहद के इस पार से उस पार ऊंट पर रेगिस्तान पार करता एक ग्रामीण। ऊंट पर असबाब, पान के गल्ले, फोटो का शीर्षक व्यापार। क्लिक। जिंदगी जब कोई इतिहास थी। सरहद के उस पार से उस ऊंट का रेगिस्तान पार करता एक ग्रामीण। ऊंट पर असबाब, पान के गल्ले, फोटो का शीर्षक स्मगलिंग। क्लिक। कोई तारीख लिखी थी। सरहद के इस पार से उस पार ऊंट पर रेगिस्तान पार करता एक ग्रामीण। ऊंट पर असबाब, केलों के गुच्छे। ग्रामीण का मन मुक्त, मस्तक ऊंचा। शीर्षक था विभाजन पूर्व। क्लिक। तीसरी। तो जिंदगी जब कोई इतिहास थी। सरहद के इस पार से उस ऊंट पर रेगिस्तान पार करता है ग्रामीण। ऊंट पर असबाब, केलों के गुच्छे। ग्रामीण का मन भयभीत, मस्तक झुका हुआ। फोटो का शीर्षक विभाजन के बाद। बेचारे ग्रामीण कहते हैं, साहब हमें पता ही नहीं चलता कि व्यापार और स्मगलिंग में कोई अंतर भी है। हमें पता नहीं चलता कि आज़ादी और गुलामी में कौन सा अंतर है।
लेकिन साहब, भयभीत मन और झुके हुए मस्तक का दर्द हम कैसे भुला सकते हैं? साहब, हमारे दर्द ने हमें सब कुछ समझा दिया है। फर्क कुछ भी नहीं है। पहले यहाँ फौजी नहीं हुआ करते थे, अब होते हैं। हमें उनसे डर नहीं लगता, पर फौजियों की पोशाक में जो फर्क है उससे हमें डर लगता है। डर शब्द सुनकर मेरे कैमरे में जान आ जाती है। जब ये मूवी कैमरा है, रात को रवाना हुआ ग्रामीण दूसरे दिन तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। आसमान आग बरसा रहा है, ऊंट पर सवार ग्रामीण रास्ता भूल गया है, या ऊंट रास्ता भूल गया है। कब तक अपनी जुबान तालू से लगाएगा? अपने शरीर का पानी ठीकरे के बर्तन में जमा करता जा रहा है, बीच बीच में घूंट भरता जाता है। पता नहीं शरीर का पानी पहले सूखता है या बर्तन सूख जाएगा। वह अब अपने शरीर का पसीना चू रहा है। मुमकिन है नहीं। कहाँ गया ग्रामीण? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस पार के पूरब, उस पार के पश्चिम, इस पार के उत्तर, उस पार के दक्षिण। क्या दिशाएं भी आपस में सरहदें खड़ी करती हैं? नहीं तो ग्रामीण वहां पहुंच गया है जहां कोई दिशा ही नहीं होती है। इस बार जब मैं खावड़ा से लौट रहा था तो मेरे मन में न हैरानी कम थी और न पीड़ा। धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने यात्रा का वृतांत पढ़ा। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और भी आगे पढ़ने का शौक़ अपना जारी रखें और आपके साथ सहयोग करते रहें। धन्यवाद।